नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। FTX US ने देश भर में शुरू की स्टॉक ट्रेडिंग। टेथर ने अपने रिजर्व में चाइनीज कमर्शियल पेपर रखने से किया इनकार। फेसबुक पेरेंट मेटा ने Q2 में मेटावर्स डिवीजन पर $2.8 बिलियन का दर्ज किया नुकसान। फेड द्वारा रेट हाइक पेस को धीमा करने के संकेत पर क्रिप्टो करेंसीज में आई तेजी। $22,500 से ऊपर रहा बिटकॉइन। साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नाउरिस ने जुटाए $11.5 मिलियन। कॉइनबेस और क्रैकन ने क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म CLST को दिया अपना समर्थन, जुटाए $5.3 मिलियन। क्रिप्टो को न्यू प्रॉपर्टी टाइप मानता है UK लॉ कमीशन। अब खबरें विस्तार से। कंपनी के प्रेसिडेंट ब्रेट हैरिसन ने एक ट्वीट में कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX US अब देश भर के यूजर्स को स्टॉक ट्रेडिंग की सुविधा दे रहा है। यूजर्स ऑनलाइन या FTX US प्रो मोबाइल ऐप के जरिए स्टॉक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का ट्रेड कर सकते हैं। TS एक्सचेंज की US यूनिट ने मई में स्टॉक ट्रेडिंग फीचर का संचालन किया था और कहा था कि ये राइवल रॉबिनहुड के समान फीस नहीं लेगा या ट्रेडों का मोनेटाइजेशन नहीं करेगा। जून में FTX US ने प्लेटफॉर्म पर अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्टॉक क्लियरिंग कंपनी एम्बेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को एक्वायर किया है। स्टेबल कॉइन इशुअर टेथर ने कहा कि उसके पास अपने रिजर्व में चाइनीज कमर्शियल पेपर्स नहीं हैं और उसने इस महीने की शुरुआत से अपने कमर्शियल पेपर एक्सपोजर में $4.7 बिलियन की कटौती की है। कंपनी के अनुसार टेथर के पास करंटली $3.7 बिलियन का कमर्शियल पेपर है, जो जुलाई 2021 में $30 बिलियन से 88% कम है। स्टेबल कॉइन इशुअर ने कहा कि वह अगस्त 2022 के अंत तक $200 मिलियन वाले कमर्शियल पेपर को और कम करने और अक्टूबर के अंत या नवंबर 2022 की शुरुआत तक जीरो करने का प्लान बना रहा है। टेथर ने कभी भी स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार नहीं किया कि उसका चाइनीज कमर्शियल पेपर के एक्सपोजर में था। सितंबर 2021 में इसने इनकार किया कि ट्रबल चाइनीज रियल एस्टेट जायंट एवरग्रांड द्वारा जारी किए गए कमर्शियल पेपर के लिए इसका कोई एक्सपोजर था। जून 2022 में टेथर ने अफवाहों का खंडन किया कि उसके ज्यादातर कमर्शियल पेपर चाइनीज या एशियन थे, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या इसका सामान्य रूप से कोई एक्सपोजर था। बुधवार को जारी अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट के अनुसार मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अपने फेसबुक रियलिटी लैब्स डिवीजन में $2.81 बिलियन की सेकेंड क्वार्टर लॉस दर्ज की है, जिसमें इसके आर्गुमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी ऑपरेशंस शामिल हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर में $2.96 बिलियन के नुकसान से थोड़ा कम था और क्वार्टर के लिए डिवीजन के $3.67 बिलियन के नुकसान के एनालिस्ट एस्टिमेट से बेहतर था। सेकेंड क्वार्टर में FRL ने $452 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट की है, जो फर्स्ट क्वार्टर में $695 मिलियन से कम था। ये मेटा के ऐप्स के परिवार से क्वार्टर में जनरेटेड $28.4 बिलियन का एक छोटा सा फ्रैक्शन था, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल हैं। ऐसे में कंपनी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सेकेंड क्वार्टर की तुलना में थर्ड क्वार्टर में रियलिटी लैब्स रेवेन्यू कम होगा। एनालिस्ट्स के साथ कंपनी की अर्निंग्स कॉल पर CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा कि कंपनी मोनेटाइजेशन से शॉर्ट टर्म रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की तुलना में अपने लॉन्ग टर्म मेटावर्स और रील्स ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। रिजल्ट्स के बाद बुधवार को घंटों के ट्रेड में मेटा के शेयर में 4% के करीब की गिरावट आने के साथ ही उसे $163.25 पर देखा गया। ऐसे में इस साल फेसबुक के शेयरों में 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल द्वारा संकेत दिए जाने के बाद कि बैंक साल के अंत में रेट हाइक की गति को धीमा कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स में तेजी देखी गई। वहीं बिटकॉइन को $23,000 के करीब जाते हुए देखा गया। हालांकि फेड ने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एंटिसिपेटेड 0.75 परसेंटेज पॉइंट रेट हाइक की है।
पॉवेल ने रिपोर्टर्स से कहा कि बैंक सितंबर में फिर से 0.75% की बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन ये डेटा पर निर्भर होगा। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.3% से ज्यादा उछला, जबकि S&P 500 ने 2.62% की बढ़त देखी। नास्डैक कंपोजिट 4.06% के उछाल के साथ बंद हुआ। पॉवेल द्वारा नोट किए जाने के बाद भी इन्वेस्टर्स उत्साहित थे कि उन्हें विश्वास नहीं है कि इकोनॉमी हाल में मंदी में है, और कहा कि इकोनॉमी के बहुत सारे एरिया हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जीडीपी की सेकंड क्वार्टर की रीडिंग गुरुवार को है। जीडीपी रीडिंग से यूएस इकोनॉमी को फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी में 1.6% की गिरावट के बाद एक्सपेंशन की उम्मीद है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 7.5% की उछाल के साथ $22,760 पर ट्रेड करते देखा गया था, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 12.5% की बढ़त के साथ $1,615 के करीब देखा गया। वहीं दूसरे मेजर अल्टकॉइंस में भी बढ़त देखने मिली है। पोर्चुगीज साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नाउरिस ने टिम ड्रेपर के ड्रेपो एसोसिएट्स, हॉल्ट एक्सचेंज और दूसरे इन्वेस्टर्स की भागीदारी के साथ इक्विटी और टोकन सेल में $11.5 मिलियन जुटाए हैं। सीईओ और फाउंडर डेविड कार्वालो के अनुसार नाउरिस 2022 के अंत तक डिसेंट्रलाइज्ड प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी कंसेंसस मैकेनिज्म बनाने के लिए अपने ऑपरेशंस को स्केल और एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग का इस्तेमाल करेगा। यूजर्स साइबर सिक्योरिटी मेश नेटवर्क में इंडिविजुअल वैलिडेटर नोड्स एस्टैब्लिश करने में सक्षम होंगे, जहां पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस डिवाइसों में फैले हुए हैं और नेटवर्क डिसेंट्रलाइजेशन में सुधार करते हैं। नाउरिस को इथीरियम वर्चुअल मशीन यानी ईवीएम के टॉप पर डेवलप किया गया है, जो इथीरियम पर ट्रांजैक्शंस करने में प्रोटोकॉल की मदद कर सकता है। ईवीएम नेटवर्क को सिक्योर आधार पर चलाने में सक्षम बनाता है। क्रिप्टो लेंडिंग और बोरोइंग प्लेटफॉर्म CLST ने अपने सीड फंडिंग राउंड के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस और क्राकन के वेंचर आर्म से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, जिसने $5.3 मिलियन जुटाए हैं। CLST ने अपनी अनाउंसमेंट में स्पार्टन ग्रुप के लीड में राउंड के साइज को डिस्क्लोज नहीं किया है। CLST का एम हेज फंड्स, ट्रेडिंग फर्म्स, एसेट मैनेजर्स और बैंक्स को आकर्षित करना है, जो डिजिटल एसेट्स में उधार देना और उधार लेना चाहते हैं। फर्म शॉर्ट टर्म डेट के लिए ऑटोमेटेड प्राइस नेगोशिएशन और सेटलमेंट ऑफर करती है। CLST ने कहा कि उसका प्लेटफॉर्म इस साल के अंत में लाइव हो जाएगा। गुरुवार को पब्लिश हुए कंसल्टेशन पेपर के अनुसार यूके लॉ कमीशन, एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी जिसे लॉ को रिव्यू और अपडेट करने का काम सौंपा गया है, वह क्रिप्टो और नॉन फंजिबल टोकन्स को कवर करने के लिए देश के प्रॉपर्टी रूल्स को एक्सटेंड करना चाहता है। कानूनी रूप से डिजिटल एसेट्स को पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन करने के अलावा प्रस्तावित सुधार क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए लीगल एक्शन के जरिए हैक्स या स्कैम्स में नुकसान का दावा करना आसान बना सकते हैं। कमीशन ने एक स्टेटमेंट में कहा, ऐसा लगता है कि क्रिप्टो फ्रेंडली प्रपोजल का उद्देश्य देश को ग्लोबल क्रिप्टो हब में बदलने के सरकार के गोल में मदद करना है। डिजिटल एसेट्स को अकोमोडेट करने के लिए लॉ कमीशन डेटा ऑब्जेक्ट्स नाम की एक नई कैटेगरी के क्रिएशन का प्रस्ताव कर रहा है, जो डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिकॉर्ड्स, डोमेन नेम्स और क्रिप्टो जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा से बनी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही क्रिप्टो से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। मैं विशाखा ठाकुर अब लेती हूँ आपसे विदा।